तक्षशिला विश्वविद्यालय में आज अवकाश था। सभी विद्यार्थी इस अवकाश का आनंद मना रहे थे। कोई अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था तो कोई अध्ययन। अधिकतर विद्यार्थी किसी न किसी के कक्ष में एकत्र होकर अवकाश का जश्न अपने ढंग से मना रहे थे। भद्रशील अपने कक्ष में विचार मग्न था। वह किसी विशिष्ट योजना को अंजाम देने के लिए इतना अधिक विचार मंथन कर रहा था कि वीरवर के वहां आने एवं उसके पास लंबे समय तक खड़े रहने का भान भी उसे नहीं रहा। वीरवर का कक्ष भद्रशील के कक्ष के बराबर ही था, परंतु उसके कक्ष में विशेष चहल पहल थी। वह भद्रशील को ले जाने के लिए आया था। भद्रशील, इस आवाज से वह चौंक पड़ा और देखा कि वीरवर सामने खड़ा है। मैं कब से आपको आमंत्रित करने के लिए प्रतीक्षारत हूँ और आप हैं कि योजनाएं बनाते रहते हैं और हम सबको इसमें झोंक देते हैं, पर आज हम आपको अपने कक्ष में ले चलने के लिए आए हैं। वीरवर के इस अपनत्व भरे आग्रह पर वे इनकार न कर सके और उसके साथ चल पड़े। अपने कक्ष में भद्रशील को उपस्थित सभी विद्यार्थियों से परिचय कराया। ये श्लोकों के रचयिता प्रसिद्ध भास कवि हैं। इन्हें पाटलिपुत्र साम्राज्य के महामात्य वासुदेव के पौत्र नारायण के रूप में जाना जाता है। ये ज्ञानवाहक राज्य के युवराज सिंधुक हैं। यहाँ ये सब शस्त्रास्त्र संबंधी विद्याध्ययन हेतु एकत्र हुए हैं। वीरवर ने सबसे कहा, अब इनके साथ मेरे संबंध के बारे में सुनिए। हमारी मुलाकात इनसे पुष्कर विश्वविद्यालय में हुई थी। तब हमारे मन में भद्रशील से घोर ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या की आग में बड़ी जलन होती थी। मित्रों, ये हमारे विवेक को हर लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ। पराक्रम के साथ उदारता एवं विनम्रता ने इनको विश्वविद्यालय में सबकी आंखों का तारा बना दिया था। छात्र, छात्राएं, आचार्य सभी इनको चाहते एवं इनके प्रशंसक थे। इनकी जितनी प्रशंसा होती, मेरे मन में उतना ही इनको नीचा दिखाने का षड्यंत्र बलवती होता जाता था। विद्यापीठ का वसंतोत्सव ख्याति प्राप्त था। इस उत्सव में सरोवर की नौकाओं को जोड़कर उसमें नृत्य एवं संगीत आदि का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता। इस बार के उत्सव पर हमने नौकाओं को सुसज्जित करने एवं उन्हें बांधने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था। हमने भद्रशील के लिए एक विशेष नौका सुसज्जित की, जो ऊपर से देखने में अत्यंत सुंदर थी, पर थी कमजोर। देर रात तक चलने वाले उस उत्सव में कमजोर नौका में पानी भरने लगा और उसमें सवार सभी छात्र छात्राएं डूबने लगे। पानी भरने से नौका पलट गई। सभी ओर बचाओ बचाओ की चीख फैल गई। हम अपने षड्यंत्र की सफलता में मदमस्त थे और तमाशबीन बने हुए थे, परंतु भद्रशील ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सबको बचा लिया और इस षड्यंत्र के पीछे मेरा हाथ है, ये जानने के बावजूद इन्होंने मुझे न केवल क्षमा किया, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में मेरे कटाक्ष एवं व्यंग बाणों को धैर्यपूर्वक सहते हुए भी मुझे अपनाया, गले से लगाया। आज हमारा सर्वस्व इनके चरणों में समर्पित है। वीरवर की इन बेलाग एवं बेबाक बातों ने सबको भद्रशील के प्रति आकर्षित किया। इधर भद्रशील ने विनम्र भाव से सब कुछ सुना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर इनकी आंखें चमक उठी इन मित्रों को पाकर, क्योंकि जिस राष्ट्र को शकों से मुक्त कराने का संकल्प इन्होंने लिया था, आज इनके सहयोग से वे सफल होते दिख रहे थे। विक्रमादित्य ही तक्षशिला में भद्रशील के नाम से विद्याध्ययन कर रहे थे। विक्रमादित्य मालव सिंधु के गढ़ मुख्य नभोवाहन के पौत्र एवं सम्राट गंधर्वसेन के पुत्र थे। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने कक्ष में सभी परिचित मित्रों को आमंत्रित किया। भद्रशील ने कहा, मित्रों, आज हमारे राष्ट्र की आतताइयों एवं आक्रमणकारियों से भीषण क्षति हो रही है। इनमें प्रमुख हैं शक। यह जाति अति निर्मम, निरंकुश एवं स्वार्थी है। मथुरा में राजबुल का आधिपत्य हो चुका है और उज्जैन नरेश गंधर्वसेन के बहनोई कालकाचार्य के राष्ट्रद्रोह एवं विश्वासघात से उनको और बल मिल रहा है। इधर शकाधिपति भूमक ने लाटेश्वर से छद्म संधि कर ली है और इसके पीछे भी कालकाचार्य की दुर्विसंध काम कर रही है। राजबुल कुर्निद राज्य पर नजर गड़ाए हुए है। वहाँ का राजा अमोघ मूर्ति अत्यंत बहादुर है, परंतु एकाकी वे राजबुल का सामना नहीं कर सकता। शकों की सफलता का कारण हमारी आपसी वैमनस्यता एवं हमारा असंगठित होना है। हमें संगठित होना होगा, अपने अंदर सोए हुए राष्ट्राभिमान को जगाना होगा और अंतिम दम तक राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना होगा। लेकिन सबसे अहम एवं बड़ी बात है तक्षशिला की दुश्मनों से रक्षा करना, क्योंकि यहाँ लाट की राजकुमारी सर्पगंधा अध्ययनरत है।
और शकों की उस पर बुरी नजर है। अतः हम सबको रात में तक्षशिला नगर की गश्त लगानी चाहिए। भद्रशील पुष्कर में अध्ययन के दौरान रात्रि गश्त करते थे और अवांछित तत्वों को दंड देते थे। भद्रशील के साथी उन्हें ठीक से कभी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि नगर में कहीं भी कोई आक्रमणकारी होता था, चोरी की घटना होती थी तो वहीं प्रकट होकर उसे पकड़ लेते थे। ये किसी को पता नहीं चल पाता था कि भद्रशील को इस सब की भनक कैसे लग जाती है और ठीक समय पर वे वहां कैसे पहुंच जाते हैं। आज वे नगर में गश्त दे रहे थे। इतने में हरनेंदु देव ने उन्हें सचेत किया कि आज खरगोश सर्पगंधा का अपहरण करने वाला है। खरगोश राजबुल का बेटा एवं खोडास का भतीजा था। भद्रशील ने योजना बना ली थी। उनकी योजना कभी असफल नहीं होती थी। गश्त के दौरान 12 घुड़सवार उतरे। उन्होंने अपनी मसालें बुझा दी थी। सरदार का स्वर गूंजा, बिरादरेमन, राजकुमारी के कच्छ की ओर बढ़ चलो। भद्रशील ने अपने साथियों को शस्त्र देकर यथास्थान छिपे रहने का आदेश दे दिया था। सभी शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। शत्रु के आगमन की सूचना द्वार के टूटने की आवाज से उन्हें मिल गई थी। वीरवर को राजकुमारी सर्पगंधा की रक्षा के लिए छोड़कर भद्रशील कच्छ से बाहर निकल आए। अन्य साथी पहले ही बाहर निकल चुके थे। शकों के साथ घमासान युद्ध हुआ। 11 शकों को मार गिराया गया और खरगोश को बंदी बना लिया गया, परंतु भद्रशील ने उसे क्षमा कर भाग जाने का आदेश दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल इस घटना की सूचना कुलपति के पास पहुंची। कुलपति भद्रशील के इस पराक्रम एवं बहादुरी से अत्यंत प्रसन्न हुए और तक्षशिला विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंप दी, जिसे उन्होंने अपने सहयोगी मित्रों के साथ भली भांति निभाया। पूरे नगर में इस घटना की चर्चा रही और भद्रशील सबके दिलों की बादशाह बन गए। सभी जनों की नजर शकों को मार भगाने के लिए उन पर टिक गई। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रमाण पत्र पाकर सभी ने अपने गंतव्य नगर की ओर प्रस्थान किया। एक समारोह का आयोजन कर विश्वविद्यालय के सभी प्राचार्यगण एवं विद्यार्थियों ने भद्रशील का भव्य सम्मान किया और इस राष्ट्र के प्रति उनकी वीरता, बलिदान एवं पराक्रम प्रस्तुत करने का स्मरण दिलाया। भद्रशील ने सबको विश्वास दिलाया कि वे जब तक शकों को इस राष्ट्र से मार भगा नहीं देंगे, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र राज्य का दौरा किया। मालव युवराज भद्रशील ने अब अपना छद्म नाम त्याग दिया था। अब उनको विक्रम के नाम से जाना जाने लगा। विक्रम द्रुत गति से उज्जैनी की ओर बढ़ रहे थे। संध्या अपनी जननी कालीमा के लिए वसुधा का सिंहासन तैयार कर रही थी। शीतल बयार लता वृक्षों के कपोलों का स्पर्श करती उनके बालों को फहरा रही थी। ऐसे में कोई अश्वारोही उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। सभी चौकन्ने थे। नकाब को उठाकर हरनेंदु देव ने कहा, मालव युवराज, तुम्हारे राज्य पर घनघोर संकटों का बादल गहराया है। जाओ और उसकी रक्षा करो। मेरा मामा भूमक लाटेश्वर की सहायता से भरगारों को साथ लेकर आपकी सल्तनत पर हमला बोलने वाला है। सुमाल से खरगोश और बादशाह राजबुल की फौजें आपकी उज्जैनी को घेरेंगी। हमले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब शीघ्रता पूर्वक अपनी सल्तनत की हिफाजत करो। हरनेंदु देव कोई और नहीं बल्कि शक बादशाह राजबुल की बेटी थी, परंतु उसने विक्रम को हर परिस्थितियों में सहयोग प्रदान किया। आक्रमण औचक एवं अचानक था। आक्रमण से पूर्व उज्जैनी पहुंचना किसी भी तरह संभव नहीं था। अतः उन्होंने शत्रु से मार्ग में ही मुठभेड़ करने की ठान ली, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शत्रु उनसे आगे निकल चुका था और वो उज्जैनी की ओर बढ़ रहा था। युवराज अपने 10,000 मालव जाबाजों के साथ पतित्थान की ओर बढ़े। पतित्थान मालव राज्य की राजधानी थी। ये मालव वीर अतुल पराक्रमी थे और सभी प्रकार की सामरिक विद्याओं में पारंगित थे। उधर शकाधिपति भूमक 75,000 अपनी और 50,000 लाटी राज्य की सेना के साथ आक्रमण के लिए तैयार था। वीरवर ने लाटीय सेना के अंदर ऐसा जोश एवं जज्बा भरा कि अधिकतर लाटीय वीर विद्रोह करने एवं उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ने ठीक इसी बीच एकाएक लाट राज्य पर आक्रमण कर दिया। लाट सेना ने मालव वीरों का भरपूर सहयोग किया और शकों के छक्के छुड़ा दिए। लाटी युवराज सोमदेव को बंदी बनाकर विक्रम के सामने पेश किया गया, क्योंकि संधि के वक्त वह शकों का साथ दे रहा था। परंतु क्षमादान प्रवीण विक्रम ने सोमदेव को ससम्मान मुक्त कर दिया। सोमदेव का हृदय कृतज्ञता से भर उठा और उसने शकों के विरुद्ध लड़ने की ठान ली। शक वीरों ने 3 लाख की संख्या में खोडास के नेतृत्व में उज्जैनी को घेर लिया।
साथ में राजबुल और खरगोश भी थे। अचानक आक्रमण से महाराजा गंधर्व सेन घबरा उठे, क्योंकि विक्रम भी नहीं पहुंच पाए थे। शक एवं मालव वीरों के बीच 3 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। मालव वीरों का पराक्रम एवं बलिदान भी उनको रोक न सका। गंधर्व सेन शक सेना को चकमा देकर जंगल की ओर निकल जाने में सफल रहे। उज्जैनी जीतने के बावजूद शकों को राजप्रासाद से कुछ नहीं मिला। रानियां अपने विश्वस्त 25,000 वीरों के साथ गुप्त द्वार से प्रतिष्ठान की ओर प्रस्थान कर चुकी थीं, जिनका खरगोश ने पीछा किया। मालव वीर चारों ओर से घिर गए, परंतु युवराज विक्रम के आ जाने से सभी का उत्साह आसमान चूमने लगा था। भीषण युद्ध में विक्रम के द्वारा खरगोश मारा गया। कुछ समय बाद भूमक का भी अंत कर दिया गया, जो हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब संजोए बैठा था। शकों का बल कमजोर हो गया और आज उनमें से अधिकतर मारे गए तथा जो बचे खुचे थे वे भाग गए। मथुरा के खोडास भी युद्ध में बंदी बना लिए गए। भारत से शकों का साम्राज्य समाप्त करके महाराजा विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट बने। मेरे आध्यात्मिक जिज्ञासु मित्रों, महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी एवं समृद्ध थी। स्वयं महाराजा भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने शिव पूजन की परंपराएं चलाई। उन्हें शिव का गण कहा जाता है। वे पराक्रमी एवं नीतिज्ञ सम्राट होने के साथ साथ महान योगी भी थे। वे सभी तरह से अपने राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके विकास के लिए सदा तत्पर रहते थे। हमारे स्वर्णिम इतिहास की यह गौरव गाथा हमें राष्ट्र की सुरक्षा हेतु समर्पित करती है। शकों और हुड़ों से इस देश को मुक्त कराने का जो अदम्य साहस महाराजा विक्रमादित्य ने किया, उसी एक झलक इतिहास के पृष्ठों से आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है कि इस ऐतिहासिक जीवनी को आप निश्चित ही अपने उल्लास एवं उत्साहवर्धन के लिए उपयोग करेंगे तथा देश के गौरव गाथा पर आपको स्वाभिमान होगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।